हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के लिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए 2018 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। यह आपकी परीक्षा में आपको बहुत मदद करने वाला है, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। और वीडियो अगर आपको आज बहुत अच्छी लग जाए तो या अच्छी लग जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर मन करता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको अभी जो आने वाली वीडियोस हैं तो उनका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। इसमें हम आपको 2019, 20, 21, 22, 23, 24 ये सभी जो है सालों के पेपर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक। क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? इसके हैं स्टीफन एम कोरे, ठीक है। इसका सही जवाब हमारा रहने वाला है स्टीफन एम कोरे। स्टीफन एम कोरे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ कब से हुआ है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ 2009 में हुआ। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किए हैं, और 60 अंक का प्राप्त करना क्या कहलाएगा आपका? तो यह आपका कहलाएगा 60 अंक पाए हैं तो ये 60 अंकों का मापन हो गया, ठीक है, मापन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्लूम टेक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी? तो ब्लूम टेक्सोनॉमी कब विकसित हुई थी? तो ब्लूम टेक्सोनॉमी 1956 में विकसित हुई थी। इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956। आइए हम आगे अपना 5वां प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 5वां प्रश्न देख रहे हैं। तो 5वें प्रश्न में जो है कहता क्या है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक कौन सी है? ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इन इसेंशियल ऑफ एडुकेशनल मेजरमेंट, इम्प्रूव एडुकेशन, टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस, टू इम्प्रूव स्कूल, ठीक है। तो इसमें कौन सा है रहने वाला है ऑप्शन? तो इसमें जो है प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की जो बुक का नाम है वह है टू इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस। ये उनकी जो बुक है वह है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न है। निबंधात्मक परीक्षण के प्रश्न क्या है? उदाहरणार्थ प्रश्न, पुनः स्मरण प्रश्न, प्रत्याभिज्ञान प्रश्न, बहुवचन प्रकार वाले प्रश्न। किस प्रकार के प्रश्न है निबंधात्मक परीक्षण प्रश्न? ये जो हमारे होते हैं उदाहरणार्थ प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? ये उदाहरणार्थ होते हैं। एक तरीके से कहें तो ये हमारे दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी होते हैं, जिनमें हम उत्तर देते टाइम उसमें उदाहरण का प्रयोग करके उस अपने उत्तर को सिद्ध करके उसको सार्थक बनाते हैं, ठीक है। हाँ, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, देखो। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है? समय की मितव्ययिता, फलांकन की सुगमता, पाठ्यक्रम की व्यापकता, रचना एवं प्रशासन की सुगमता। तो क्या विशेषता नहीं है वस्तुनिष्ठ परीक्षा की? रचना एवं प्रशासन की सुगमता, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वस्तुनिष्ठ पेपर में ये चीजें नहीं होती। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होता है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं। देखो, विकल्प पढ़ो और जो सही उत्तर है उसको टिक करो, गोला भरो, आगे बढ़ो। यही होता है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। तो उसमें समय कम होता है, फलांकन की सुगमता होती है। फलांकन मतलब उसमें नंबर पाना आसान होता है। पाठ्यक्रम की व्यापकता
ये होती है। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, आइए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। समस्या हमारी और हल भी हमारा, यह लक्ष्य किसका है? तो यह लक्ष्य हमारा है क्रियात्मक शोध का। क्रियात्मक शोध में हमारा कहते हैं अगर समस्या हमारी है तो हल भी हमारा ही होगा। ठीक है। हाँ, अब प्रश्न नंबर 9 में शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है व्यवहारात्मक अनुभव, प्रेरणात्मक अनुभव, स्मृति अनुभव, अधिगम अनुभव। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है 1 नंबर में भी और ऑब्जेक्टिव में, मतलब अति लघुत्तरी में भी पूछ सकता है और इसको ऑब्जेक्टिव में तो आप देख ही रहे। तो इसमें जो है हमारा शैक्षिक मूल्यांकन का अंग जो होता है वह अधिगम अनुभव होता है। ठीक है, अधिगम अनुभव। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 10 है परिकल्पना होती है। परिकल्पना क्या होती है? समाधान का पूर्व अनुमान, समाधान का बाद में अनुमान, शोध के मध्य में अनुमान, कोई अनुभव ही नहीं चाहता। परिकल्पना, कल्पना क्या होती है? कल्पना, परिकल्पना जो होती है वह होती है जिसमें हम किसी भी चीज को बिना उसके किसी आधार के, हम अपनी सोच के हिसाब से हम क्या सोचते हैं, हम उसको अपने क्रिएटिव, अपनी रचनात्मकता के हिसाब से हम जो सोच सकें, पहले भी बाद में भी। ठीक है, जो परिकल्पना होती है वह पूर्व की होती है और जो बाद में होता है वह चिंतन होता है। ठीक है, जो बाद में होता है वह चिंतन होता है और जो पहले होता है वह परिकल्पना होती है। तो समाधान का पूर्व अनुमान, ये हमारा इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मापन का समस्या, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। मापन का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है? गणित से, भूगोल से, विज्ञान से, अर्थशास्त्र से। मापन का सामान्य सिद्धांत जो है वह गणित से संबंधित है। इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गणित से। मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन हमारा किसका है? तो यह प्रश्न नंबर 12 है। हम इसके ऑप्शन देखते हैं। हेल्मस्टेडटर, एस स्टीवेंस, बर्ट्रैंड रसेल, वुंड। किसका कथन है? तो यह है एस स्टीवेंस का। ठीक है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है, यह एस स्टीवेंस का कथन है। इसको आप याद भी कर सकते हैं या फिर इसके साथ में आप एक दो परिभाषाएं और याद कर सकते हैं मापन की। मापन और मूल्यांकन दोनों की परिभाषाएं आप याद करके रखिएगा, क्योंकि ये हो सकता है आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में या दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपसे पूछ सकता है, परिभाषा लिखने के लिए दे सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13। शैक्षिक उद्देश्य के अंग। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं बालक, समाज, विषय वस्तु, उपर्युक्त सभी। शैक्षिक जो उद्देश्य के अंग हैं वह हमारे उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें बालक भी है शैक्षिक उद्देश्य का अंग, समाज भी है, विषय वस्तु भी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 प्रश्न नंबर देखते हैं। बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र कौन सा है? बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाला क्षेत्र है ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, क्रियात्मक क्षेत्र, उपर्युक्त सभी। 14 नंबर में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें ज्ञानात्मक क्षेत्र भी हो जाएगा कौशल में, भावात्मक क्षेत्र भी हो जाता है, क्रियात्मक क्षेत्र भी हो जाता है, तीनों क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक,
अब आज की ये वीडियो क्लास का आखिरी प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15 2018 का ऑब्जेक्टिव क्लास का जो 15वां प्रश्न है ऑब्जेक्ट बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो इसमें जो बोध का अंग है वह नहीं है क्या? इसके ऑप्शन देखिए, अनुवाद, विवेचना, वाग विस्तार, अनुप्रयोग। तो इसमें जो है सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, वाग विस्तार। यह बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। अनुवाद है बोध का अंग, विवेचना है, अनुप्रयोग, ये तीनों तो हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वाग विस्तार। तो आज की क्लास बस यहीं पे समाप्त होती है। आपको क्लास पसंद आती है, वीडियो पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक कर दीजिए, लाइक कर दिया करिए। और चैनल में अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आप उस नोटिफिकेशन की सहायता से आप सीधे वीडियो पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देख सकें, नहीं तो फिर आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको परेशान होना पड़ेगा, वीडियो ढूंढनी पड़ेगी, तब आपको देखने को मिलेगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो नोटिफिकेशन में आप क्लिक करके सीधे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, और अपने प्यारे प्यारे मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए। थैंक यू।